क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं गैस एवं द्रव में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमागेट का आंशिक आयतन नियम। एमागेट के आंशिक आयतन नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल आयतन उसकी अवयव गैसों के आयतनों के योगफल के बराबर होता। तो यदि इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो VT मीन्स टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश, यानी जो भी गैसें हैं उनके आंशिक आयतनों का योगफल कुल आयतन के बराबर हो जाता है। यदि हम V1, V2 और V3 को आदर्श गैस समीकरण पर रखें तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इनको कोई नंबर नहीं दिया गया क्योंकि इनकी वैल्यू नियत है। तो V2 इक्वल टू N2 RT अपॉन P से और V3 इक्वल टू N3 RT अपॉन P से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब अगर इन तीनों मानों को इस पहली समीकरण में प्रयोग किया जाए तो RT अपॉन P यहाँ पर कॉमन वैल्यू होगी और V1, V2 और V3 से N1, N2 और N3 हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। यदि VT को भी आदर्श गैस समीकरण पर व्यक्त किया जाए तो वैल्यू आती है nRT अपॉन P इक्वल टू RT अपॉन P N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश। इस वैल्यू को कैंसिल करने पर n इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश 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 की प्राप्ति हो जाती है। अब यदि हम इसे इस स्वरूप में व्यक्त ना करें तब VT इस स्थान पर परिवर्तित नहीं होगा। यदि आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे चेंज नहीं करते हैं इस स्थान पर तो वैल्यू किस तरीके से आती है उसे भी आपको देखना है। कैसे वैल्यू आती है देखिएगा। VT को VT रहने दें, इसे RT अपॉन P करें और इनके योगफल को सिग्मा n से व्यक्त करें, क्योंकि सिग्मा n मोलों की संख्याओं का योगफल है। यदि आप किसी गैस के आंशिक आयतन को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उस गैस के आयतन और गैसीय मिश्रण के कुल आयतन को आपस में भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं और n की वैल्यू से भी हमें आंशिक आयतन की प्राप्ति हो जाती है। आंशिक आयतन किसी पर्टिकुलर गैस का, V1 का, V2 का या V3 का, तो इसके लिए हमें उस गैस के मोल लेने होंगे और अपॉन सिग्मा n को प्रयोग करना होगा। इससे हम गैस के आंशिक आयतन को प्राप्त कर सकते हैं। एमागेट के आंशिक आयतन के नियम के पश्चात नेक्स्ट नियम है गैलुसैट का नियम। जब भी पदार्थ गैस अवस्था में समान ताप और दाब पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रियारत गैसों के आयतनों और बनने वाले गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। इसको हम एक अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। हम संश्लेषण विधि की समीकरण लेते हैं जिससे अमोनिया का निर्माण होता है तो हमें प्राप्त होता है
N2 प्लस 3H2 2NH3। इस अभिक्रिया में 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। तो समान ताप और दाब पर 1 आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया का निर्माण करती है। इसे ही गै-लुसैक का नियम कहते हैं। थर्ड नियम है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। इस नियम से तात्पर्य यह है कि यदि एक पात्र में 2 अलग अलग प्रकार की गैसों को रखा जाए और फिर उन्हें रिलीज किया जाए तो कौन सी गैस पहले विसरित होगी यह किस पर निर्भर करती है। तो इस नियम की परिभाषा है कि निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसका निरूपण है R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। तो R को हम कहते हैं विसरण दर, D को हम कहते हैं गैस का घनत्व। अब जैसे कि हमने पिछले नियमों में आपको बताया कि इसे समान रूप से 2 गैसों पर आरोपित किया जाए तो R1/R2 तो हमें प्राप्त होगा √D2/D। इसलिए कि ये अपॉन में लिखा जाएगा 1/√D1/1/√D2 इसके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू रिवर्स होकर ऊपर पहुंचेगी, हो जाएगा √D2/√D1। 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ही लिखते हैं √D2/D1। तो इस सूत्र की सहायता से यदि गैसों का घनत्व ज्ञात है तो हम उनकी विसरण दर को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि गैसों का घनत्व ज्ञात न हो तो गैसों का घनत्व D उसके अणुभार का आधा होता है। अब यदि इस नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में तो R1/R2 इक्वल टू M2/2/M1/2। इसको आपको सॉल्व कर देना है तो वैल्यू होगी M2/2 इंटू 2/M1। 2 से 2 कैंसिल, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। ये हमारा एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो ये है घनत्व के पदों में, ये है अणुभार के पदों में। तो इसी प्रकार हम इसे परिवर्तित करते हैं आयतन और समय के अकॉर्डिंग। तो चूंकि R विसरण दर है, हम कहते हैं कि निश्चित आयतन किसी निश्चित समय में विसरित हो तो इसका मतलब R इक्वल टू V/T है। यहाँ पर V है आयतन यानी गैस का विसरित होने वाला आयतन और T है समय यानी कि टाइम। तो R1/R2 को V/T के अकॉर्डिंग चेंज करने पर हमें मिलेगा V1/T1/V2/T2 इक्वल टू √D2/D1 या फिर √M2/M1। क्यों? क्योंकि R1/R2 की वैल्यू इन दोनों के इक्वल होती है, इसलिए इसे एक साथ लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा।
V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी गैस की विसरण दर को ज्ञात करना चाहें, घनत्व से ज्ञात करें तो घनत्व से फॉर्मूला ले लें, अणुभार से ज्ञात करें तो अणुभार के इक्वल कर लें, R1 R2 नहीं दिया है, आयतन और समय दिया है या आयतन और समय की तुलना करनी है तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यदि इसे अलग अलग लिखते हैं आप तो V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1, एक फॉर्मूला ये मिलेगा और दूसरा हो सकता है V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M। तो इसकी सहायता से हम ग्राहम के विसरण नियम का प्रयोग करते हुए आयतनों संबंधी, समय संबंधी, घनत्व संबंधी और अणुभार संबंधी गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सभी गैसीय नियम कहलाते हैं। इन गैसीय नियमों पर चैप्टर में हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जिससे इन गैसीय नियमों के अनुप्रयोग के बारे में हमें पता चलेगा। इन गैसीय नियमों के अतिरिक्त आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस के संबंध में जो जानकारी आपको देनी है वो ये है कि वे गैसें जो गैसीय नियमों के इन सभी धारणाओं को अनुपालित करती हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग चलती हैं, वे आदर्श गैसें हैं। एक्चुअल में आदर्श गैस एक कल्पना समझ लीजिए, इमेजिनेशन, क्योंकि कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकती। जो गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दिखाती हैं, मतलब आदर्श गैस जैसा व्यवहार नहीं करती, उन्हें वास्तविक गैसें कहा जाता है। वास्तविक गैसें किसी पर्टिकुलर दाब या किसी ताप पर आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ये आदर्श गैस और वास्तविक गैस के संबंध में जो कथन है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, वो इस प्रकार से है। तो जो गैसीय नियम पिछली क्लास में हम लोगों से बचे हुए थे वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। सभी गैसीय नियम जो आदर्श गैस पर लागू किए जाते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब ताप का नियम, एवोगैड्रो नियम, आदर्श गैस समीकरण, एमागेट का आंशिक आयतन नियम, गैलुसाइट नियम और ग्राहम का विसरण नियम, उनके बारे में आपने पढ़ा। अगली कक्षा में हम इनके आंकिक प्रश्नों के बारे में यानी न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगा।